नमस्कार, सुप्रभात। सुबह के 7 बज चुके हैं। 7 की बड़ी बात लेकर मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात नवरात्र की। आज शारदीय नवरात्र का चौथा दिन है। आज के दिन मां के चौथे रूप यानी कुष्मांडा देवी की पूजा की जा रही है। मान्यताओं के अनुसार मां कुष्मांडा की पूजा करने से आयु, यश, बल और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। मां कुष्मांडा की विधि विधान से पूजा करने से मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। मान्यता है कि मां कुष्मांडा संसार को अनेक कष्टों और संकटों से मुक्ति दिलाती हैं। इस दिन लाल रंग के फूलों से पूजा करने की परंपरा है, क्योंकि मां कुष्मांडा को लाल रंग का फूल अधिक प्रिय है। मां कुष्मांडा की पूजा विधि पूर्वक करने के बाद दुर्गा चालीसा और मां दुर्गा की आरती जरूर करनी चाहिए। कुष्मांडा देवी को अष्टभुजा भी कहा जाता है। इनकी 8 भुजाएं हैं। मां ने अपने हाथों में धनुष बाण, चक्र, गदा, अमृत कलश, कमल और कमंडल धारण किए हुए हैं। वहीं एक और हाथ में मां के सिद्धियों और निधियों से युक्त जप की माला भी है। इनकी सवारी सिंह है। पौराणिक कथा के अनुसार मां कुष्मांडा का अर्थ होता है कुम्हड़ा। मां दुर्गा असुरों के अत्याचार से संसार को मुक्त करने के लिए कुष्मांडा का अवतार लेकर धरती पर आई। मान्यता है कि देवी कुष्मांडा ने पूरे ब्रह्मांड की रचना की थी। पूजा के दौरान कुम्हड़े की बलि देने की भी परंपरा है। इसके पीछे मान्यता है कि ऐसा करने से मां प्रसन्न होती हैं और पूजा सफल होती है। इंदौर से शालिनी हाडिया और रायपुर से ऋतु सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गई हैं। मां कुष्मांडा की आराधना का दिन है और देवी के दर्शन आपको करवाने जा रहे हैं। हम सबसे पहले ले चलते हैं इंदौर। शालिनी, आज कौन से देवी के मंदिर में आप हैं और कैसा उत्साह वहां देख पा रही हैं? देखिए तृप्ति, वैसे तो नौ दुर्गा का 9 दिन ही बेहद खास होते हैं, लेकिन हर दिन हर एक स्वरूप की पूजा आराधना करने का विशेष महत्व रहता है। आज नवरात्रि का चौथा दिन है और ये दिन समर्पित होता है कुष्मांडा माता को। इस समय मैं मौजूद हूँ इंदौर के माँ दुर्गा माता मंदिर में। सबसे पहले आपको दर्शन कर देते हैं। माँ का जो तेज है, 3 मूर्तियाँ यहाँ पर विराजमान हैं और बेहद खास कहा जाता है, क्योंकि एक तरफ संतोषी माता नजर आ रही है, दूसरी तरफ महालक्ष्मी और तीसरी तरफ गायत्री माता। अभी पूजा अर्चना का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। सबसे महत्वपूर्ण जो विधि विधान से माता को स्नान कराकर जो श्रृंगार किया जाता है वो फिलहाल जारी है। और आप देख सकते हैं कि अभिषेक भी खास तौर पर 9 दिन में किया जाता है और उसी के चलते कुछ भक्त पहुंचे हैं जो अभिषेक करके माता को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे भक्तों का जो तांता है वो मंदिरों में लगना शुरू हो जाता है। बेहद खास ये 9 दिन माने जाते हैं, क्योंकि हर माता का अपना एक स्वरूप है और अपनी एक विशेषता है, और इन विशेषताओं के लिए ही नवरात्रि का एक अलग ही जो महत्व है वो हमेशा से ही हिंदू संस्कृति में दर्शाने की कोशिश की जाती है। आज माता रानी के विशेष 3 श्रृंगार किए जाएंगे। इसी के साथ 56 भोग जो है वो भी लगाने की परंपरा है और उसका निर्वह भी खास तौर पर किया जाएगा। माँ की आंखों का जो तेज आप देख रही हैं वो बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि जिस तरह से विशेष श्रृंगार माता रानी का किया है वो वाकई ये दर्शाता है कि माँ एक्चुअल में कितनी आकर्षित रही हैं, और उनकी आंखों का जो तेज है वही एक बड़ा सौंदर्य का केंद्र है, जिससे भक्त उनकी और बड़ी आसानी से आकर्षित हो जाता है। सबसे खास बात यह है कि ये भी कहा जाता है कि माता रानी से सच्चे मन से जो मुरादें मांग ली वो निश्चित तौर पर पूरी होती है। वही अगर कुष्मांडा माता की बात की जाए तो ये कहा जाता है कि माता सबसे महत्वपूर्ण आपको बल और यश देने की कोशिश करती है। जितने भी संकट है उसका हरण माता आसानी से कर रहती है, और अगर सच्चे मन से माता से मुरादें मानी जाए तो निश्चित तौर पर वो पूरी होते नजर आती है। देखिए, हम सुबह से ही देख रहे हैं कि भक्त पहुंचते हैं और जो विधि विधान से पूजा है वो किया जाता है। देखिए, अभिषेक का विशेष महत्व माना गया है और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि हर दिन मंदिरों में भक्त अभिषेक करने पहुंचते हैं। हालांकि इस बार कोविड के चलते आप देख रहे होंगे कि मंदिर के बीच में ये जो एक रस्सी है वो बांध दी गई है और नीचे एक आवश्यक सूचना लिखी है जिसमें लिखा है कि आप रस्सी के अंदर जाके दर्शन ना करें। चूंकि लगातार कोरोना का कहर बरकरार
बरकरार है। ऐसे में मंदिरों में जो गर्भगृह है उसमें तो पूरी तरह से जो प्रतिबंध किया गया है, लेकिन भक्त को अगर दर्शन करना है तो वो बड़ी आसानी से दर्शन मात्र यहाँ से ले सकता है। तो इसकी एक अलग ही विशेषता है और ये खास तौर पर जो देखने को मिल रही है। शाम की अगर मैं बात करूँ तो विशेष यहाँ पर महायज्ञ का भी आयोजन किया गया है, क्योंकि यज्ञ का एक अपना महत्व होता है और 9 दिन 9 स्वरूपों की माता के नाम से जो यज्ञ है वो किया जाता है और ख़ास तौर पर ये दोबारा शाम को देखने को मिलेगा और एक अलग ही रौनक का जो केंद्र है वो शाम को अधिक माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि माता रानी की अगर विधि विधान से और सच्चे मन से पूजा अर्चना की तो माता संकट को तो हरती ही है, इसी के साथ वो आपके जो आप प्रार्थना करना चाहते हैं उसको पूरा करने का काम करती है। देखिए, व्रत का भी एक विशेष महत्व है और इसी के चलते महिलाएं जो है या पुरुष वो बड़ी संख्या में व्रत भी रखते हैं और हर एक जो नियम है जो माता रानी को प्रसन्न करने के, भले वो घर घर में माता को विराजमान करना हो या मंदिरों में जिस तरह की पूजा अर्चना की जाती है, वो सब करने की जो कोशिश है वो इंदौर शहर में की जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सबसे महत्वपूर्ण सैनिटाइजर का प्रयोग जो है वो हर मंदिरों में हमें देखने को मिल रहा है और ये उसी की अनुभूति कहेंगे कि मंदिर के अंदर जब भक्त प्रवेश कर रहा है तो सबसे पहले हाथों को सैनिटाइज कर रहा है, थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है और उसके बाद ही जो भक्त है वो प्रवेश कर रहा है। लेकिन तृप्ति आस्था का केंद्र ही कहेंगे कि कोरोना के डर के बीच भी लोग बड़ी संख्या में मंदिरों में आना शुरू हो गए हैं और कहीं भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि एक महामारी के बीच ये जो उत्सव है, ये जो आस्था का पर्व है वो बड़ी हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है और हर भक्त माता रानी के दर्शन कर अपने आप को प्रफुल्लित महसूस कर रहा है। और यही मौका है माँ की आराधना करने का, जहाँ इस संकट के काल में भी माँ दुख हर रही हैं लोगों के और प्रार्थना लेकर माँ के दर पर लोग पहुँच रहे हैं। ऋतु हमारे साथ रायपुर से जुड़ी हुई है। ऋतु, आज कौन सी देवी के दर्शन आप करवाने जा रही हैं और किस तरह की व्यवस्था मंदिर में है? तृप्ति, शारदीय नवरात्र की बात करें तो 9 दिनों तक चलने वाले इस त्यौहार का हर एक दिन देवी की आराधना करने वाले लोगों के लिए बेहद ही खास होता है और आज नवरात्र का चौथा दिन है और आज का दिन जो है माता के कुष्मांडा स्वरूप को समर्पित है। और आइए मैं आपको हमारे साथ साथ आपके साथ साथ जो है हमारे जो दर्शक हैं उनको भी दर्शन करवाते हैं। आज हमारे दर्शक दर्शन करने वाले हैं राजधानी रायपुर के प्रसिद्ध और जो प्राचीन मंदिर है कंकाली मंदिर, वहाँ की कंकाली माता देवी के हम दर्शन करवा रहे हैं। देखिए तृप्ति, कंकाली मंदिर की बात करें तो यहाँ की भी कई अपनी मान्यताएं हैं, पौराणिक जो है कथाएं हैं, इतिहास है, इसका भी अपना वो भी बताएंगे। लेकिन इसके पहले मैं ये बता दूँ कि कंकाली मंदिर को आज 5:30 बजे जो है भक्तों के लिए खोल दिया गया है और ठीक सुबह जैसे ही पट खुले हैं भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। सभी भक्त आ रहे हैं, माता के दर्शन कर रहे हैं और इसके साथ साथ आज की बात की जाए माता का कुष्मांडा स्वरूप जो होता है उसकी पूजा अर्चना की जा रही है और कहा जाता है कि माता के इस स्वरूप की पूजा आराधना करने पर माता जितने भी दुख हैं, संकट है, उन्हें हर लेती हैं और इसी वजह से भक्त जो है यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं ताकि माता जो है उनके सभी संकट हर ले। और इसके साथ साथ माता के श्रृंगार की हम बात करें तो आप देख पा रही होंगे कि बेहद ही खूबसूरत तरीके से जो है माता का श्रृंगार किया गया है। सोने और चांदी के गहने माता को आज पहनाए गए हैं और इसके अलावा अगर हम इस मंदिर की प्रसिद्धि और थोड़े से इतिहास की अगर हम बात करें तो हमारे साथ मंदिर के पुजारी मौजूद हैं, हम उनसे और समझने की कोशिश करते हैं। पंडित जी, राजधानी रायपुर में जितने भी मंदिर है सभी के अपने इतिहास है, अगर कंकाली मंदिर की बात की जाए तो क्या कुछ इसका इतिहास रहा है? माँ कंकाली मंदिर आज से लगभग 700 साल पुराना है, 13वीं शताब्दी। जो उसके पूर्व मंदिर का निर्माण जो महान कृपालगिरी ने किया था, जो नागा सन्यासी थी, जो दक्षिण की तरफ यहाँ आकर अपना जो कंकाली मठ है जो ब्राह्मण पारा में स्थित है, वहाँ उन्होंने अपना मठ की स्थापना की। जो उनके अन्य साथी शिष्य जो भी थे उन्होंने सब वहाँ माँ की आराधना साधना सब किए। जो महान जो कृपालगिरी थी उन्होंने माँ की बहुत आराधना की, बहुत तपस्या की और माँ ने उसके स्वप्न में ये भी कहा, माँ ने जैसा जैसा कहा कृपालगिरी जी ने वैसा वैसा माँ का आज्ञा मानकर उसका पालन किया। और कृपालगिरी ने माँ का आज्ञा का मानते हुए तालाब की खोदाई की। तालाब की खोदाई के दौरान रातों जल भरा हो गया, तो जल भरा होने के कारण पानी जैसे भरा तो माँ स्वयंभू
प्रकट हो गई, जो आज माँ कंकाली विराजमान स्वयं तालाब से प्रकट है। और तालाब की एक खासियत है कि तब यहाँ से जो भी स्नान करता है, जो रोग निरोग जो भी है, बाहरी हवा जो भी बीमारियाँ हैं वो दूर हो जाती है, चर्म रोग, माता पुंती जो भी। और यहाँ से अन्य प्रदेश से, शहर से, अन्य देशों और देशों से भी लोग यहाँ स्नान करने आते हैं। आज से 12 महीना है यहाँ सिलसिला जारी रहता है। तो तृप्ति, जैसा कि पुजारी जी बता रहे थे, इस मंदिर का जो इतिहास रहा है कि माता कंकाली स्वयंभू यहाँ पर जो है प्रकट हुई थी। और इसके अलावा खास बात ये होती है इस मंदिर की कि यहाँ पर न केवल देश से बल्कि विदेशों से भी भक्त यहाँ पर माता के दर्शन करने और राजधानी रायपुर की जो सीमाएं हैं वो इन्हीं मठों से तय होती है। कंकाली माता का मंदिर, दंतेश्वरी माता का मंदिर, शीतला माता का मंदिर, ये जो महामाया माता का मंदिर, यही रायपुर की पहचान रही है। पुराना रायपुर इसे कहा जाता है और पुरानी बस्ती की यही पहचान रही है रायपुर की, जहां अपनी एक महत्ता है, देवी की छत्र छाया में राजधानी है। शुक्रिया आपका ऋतु और शालिनी जानकारी के लिए, माता के दर्शन करवाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर और शराबबंदी की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज गृह मंत्री के बंगले का घेराव करेगी। साथ ही 1 दिवसीय धरना भी दिया जाएगा। इस प्रदर्शन में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार के 22 महीने के कार्यकाल देखने के बाद बीजेपी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और आने वाले दिनों में पूरे प्रदेश में इसका असर दिखाई देगा। तो विपक्षी तेवर अब बरकरार है और तेज होते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार बीजेपी अब आंदोलन और धरने के क्रम में आगे बढ़ती जा रही है। राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजेश, बीजेपी अपने विपक्षी तेवर अब दिखा रही है, सरकार के खिलाफ लगातार हल्ला बोल। जी बिल्कुल, जिस तरह से प्रदेश कार्यकारिणी का कार्य समिति का गठन हुआ और उसके बाद जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई और मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्षों की नियुक्ति हुई, तो इन तमाम नियुक्तियों के बाद अब भारतीय जनता पार्टी एक तरह से चार्ज हो चुकी है और लगातार सरकार के खिलाफ वो अभियान छेड़ी हुई है। अगर हम बात करें तो आज भारतीय जनता पार्टी की जिला जो टीम है उनके द्वारा गृह मंत्री का घेराव किया जा रहा है और इसके विरोध में किया जा रहा है कि प्रदेश में लगातार कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी हुई है, राजधानी में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी हुई है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से खराब है, नक्सली घटनाएं बढ़ रही हैं। इन तमाम घटनाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जिला की टीम है, जिला कार्यकारिणी के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो आज राजधानी में इकट्ठा होंगे। इकट्ठा होने के बाद बूढ़ा तालाब में धरना देंगे और धरना देने के बाद गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के बंगले का घेराव करेंगे। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि विपक्षी तेवर भारतीय जनता पार्टी भी दिखा रही है और उसके लिए कल एक मीटिंग भी हुई थी, कार्य समिति की मीटिंग हुई थी, उसमें भी ये निर्देश दिया गया है कि प्रदेश सरकार की जो खामियां हैं, 2 साल का समय गुजर चुका है, लगभग 2 साल हो चुका है प्रदेश कांग्रेस को, और कांग्रेस के खामियों को उजागर करना है और उसके लिए वो धरना प्रदर्शन और जो आंदोलन का रास्ता क्या करेगी। और इसकी शुरुआत आज से गृह मंत्री के बंगले का घेराव करके भाजपा करने वाली है। जी शुक्रिया राजेश जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर रायपुर से, शिक्षक उम्मीदवारों ने अपना धरना खत्म कर दिया है। प्रमुख सचिव शिक्षा विभाग आलोक शुक्ला से बातचीत के बाद अभ्यर्थियों ने धरना खत्म किया। प्रमुख सचिव से 1.5 घंटे तक बातचीत चली है। अधिकांश मांगों पर सहमति बन गई है। केंद्रीकृत काउंसलिंग से शासन ने इनकार कर दिया है। बाकी मांगों पर आपस में सहमति बन गई है। इंद्रावती गेट से शिक्षक उम्मीदवार अब हट गए हैं। कल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां इंद्रावती भवन के पास शिक्षक अभ्यर्थी बड़ी संख्या में पहुंचे और आंदोलन की ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। राजेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजेश, किन मांगों पर सहमति बनी है और कहां पर अभी और पेच अटक सकता है? देखिए, जो मुख्य मांगे थी वो नहीं मानी गई है, लेकिन बीच से एक रास्ता निकाला गया है, क्योंकि इन्हें भी पता था कि काउंसलिंग होनी है, काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो बहुत ज्यादा अपनी मांगों पे अड़े रहना इन्हें भी उचित नहीं लग रहा था। तो जो मुख्य मांगे थी कि पुरानी प्रक्रिया बहाल की जाए, ये नहीं मानी है सरकार ने, इसे मना कर दिया है। तो जो नई प्रक्रिया है वो जारी रहेगी, नई प्रक्रिया के तहत ही काउंसलिंग होगी और जो लिस्ट का प्रकाशन नहीं हो रहा था उस लिस्ट का प्रकाशन किया जाएगा।
ये आश्वासन प्रमुख सचिव शिक्षा आलोक शुक्ला ने दिया है। 1.5 घंटे कल बातचीत हुई रात 8 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक में, और उसमें DPI के जो संचालक हैं वो भी थे और कलेक्टर SP भी उसमें मौजूद थे, आदिम विभाग के एक अधिकारी भी मौजूद थे। तो काफी लंबी बातचीत हुई। और दूसरी जो एक बड़ी मांग थी कि जो पद है उस पद के अनुरूप उम्मीदवार को वेरिफिकेशन के लिए नहीं बुलाया जा रहा है, तो उस पे शासन सहमत हो गया है। शासन ने कह दिया है कि अब जितने भी पद होंगे ट्रैवल और एजुकेशन को मिला करके उससे 1.5 गुना ज्यादा उम्मीदवारों को वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा जी। तो ये एक बड़ी मांग है जिसको शासन ने मांग लिया है। केंद्रीयकृत काउंसलिंग की मांग कर रहे थे उम्मीदवार MKCL पद्धति के आधार पे, लेकिन इस मांग को सरकार ने नहीं माना है और उनका कहना था कि चूंकि सेंट्रलाइज काउंसलिंग की जाती है तो कभी भी कोई मुश्किल होती है, कोर्ट चला जाता है और सिर्फ एक केस को लेकर के हमें पूरी की पूरी प्रक्रिया रोकनी पड़ती है और हम भर्ती नहीं कर पाते हैं। तो इससे रोकने के लिए हम जिला स्तर पे इसको विकेंद्रीकृत कर रहे हैं, तो इस पे सहमत हो गए हैं। और एक और बड़ी जो बात थी उम्मीदवारों को जिस पे सरकार सहमत हुई है वो ये कि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि व्याख्याता, शिक्षक, सहायक शिक्षक इस उम्मीदवार ने तीनों पोस्ट के लिए आवेदन किया है जी। लेकिन सिर्फ एक को लॉक करने के बाद वो दूसरे में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यानी अगर जिसने एक पद का चुनाव कर लिया तो उसको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स शासन जमा कर लेगा और फिर वो दूसरे पदों के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसमें एक पेच है क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो बाद में कोर्ट का मामला खटकाना पड़ सकता है उम्मीदवारों को, और यही पेच वो शंका उत्पन्न कर रही है कि ये समाधान नहीं निकला है, ये तात्कालिक सहमति है। हो सकता है कि आगे भी इसमें कुछ मुश्किलें आए और फिर ये मामला कुछ और कहीं जाता दिखे। तो देखना होगा कि जो आश्वासन मिला है उसे धरातल पे किस रूप में लागू किया जाता है और फिर इससे कितना संतुष्ट रह पाते हैं उम्मीदवार। चलिए, शुक्रिया आपका राजेश जानकारी के लिए। बात मध्य प्रदेश के लेते हैं। उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर बेहद तेज हो चला है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस से कमलनाथ मोर्चा संभाले हुए हैं और बीजेपी के बड़े नेता भी लगातार अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। नवीन सिंह हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नवीन, उपचुनाव के लिए प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है दोनों ही दलों ने। देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार जारी है। आज शिवराज ग्वालियर संभल के 3 विधानसभा क्षेत्रों के दौरों पर रहेंगे। जौरा गोहद में ये इनकी दौरे हैं और बेहद ऐसे इन विधानसभा क्षेत्रों की ऐसे पॉकेट में शिवराज सिंह चौहान के दौरे हैं जहां पर उम्मीद है बीजेपी को कि यहाँ से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे और ये प्रत्याशी बीजेपी के प्रत्याशी जीत कर आएगा। न सिर्फ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बल्कि हर बीजेपी के नेता ने, हर बीजेपी के ने अपने अपने स्तर पर अपने अपने तरीकों से चुनाव प्रचार पर का मोर्चा संभाला हुआ है। प्रभात झा अलग मूव कर रहे हैं, VD शर्मा मालवा निमाड़ में आज चुनाव प्रचार करेंगे। शिवराज सिंह चौहान आज ग्वालियर चंबल में है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के ताबड़तोड़ 7 विधानसभाओं में आज दौरे हैं। इसके अलावा सभी बीजेपी के जो नेता हैं अलग अलग अपने अपने स्तर पर चुनाव प्रचार का जिम्मा, चुनाव प्रचार का मोर्चा संभाले हुए हैं और सभी कोशिश है कि किसी भी तरीके से सत्ता में बने रहने के लिए चुनाव जीतना जरूरी है। लिहाजा 28 सीटें जीतने के दावे बीजेपी के नेता कर रहे हैं। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए नवीन। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि मध्य प्रदेश का उपचुनाव साधारण उपचुनाव नहीं है, ये मध्य प्रदेश के भविष्य का उपचुनाव है। ये उपचुनाव सौदेबाजी के कारण हो रहा है, खासतौर पर ग्वालियर चंबल क्षेत्र की सौदेबाजी की गई है। ये चुनाव मध्य प्रदेश के लिए सच और झूठ का चुनाव है। कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी को लग रहा है कि अब वो अकेले हार ही नहीं रहे बल्कि बुरी तरह पिट रहे हैं, इसलिए बीजेपी ध्यान मोड़ने का प्रयास कर रही है। कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी कितने भी प्रयास कर ले लेकिन मैं बीजेपी को इसमें सफल नहीं होने दूंगा। उन्होंने कहा कि मायावती को भी गुमराह किया गया है। आइटम शब्द को लेकर कमलनाथ ने कहा कि ये शब्द लोकसभा विधानसभा में आता है। उपचुनाव साधारण उपचुनाव नहीं है। उपचुनाव तो तब होते थे जब एक विधायक या सांसद का निधन हो जाता। ये उपचुनाव का अपना महत्व है। ये उपचुनाव तो सौदेबाजी से
ये परिस्थिति बनी है जो डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं सोचा था कि इस प्रकार की राजनीति अपने देश में आएगी, जिससे आज मध्य प्रदेश कलंकित हुआ है। खास करके ग्वालियर चंबल क्षेत्र कलंकित हुआ है। बड़ी दुख की बात है कि आज देश भर में लोग सोचें कि मध्य प्रदेश की राजनीति में लोग सब बिकाऊ हैं। मैं भी सौदा कर सकता था, पर मैं सौदे की राजनीति नहीं करना चाहता था। मैं सौदे की राजनीति का उद्घाटन मध्य प्रदेश में नहीं करना चाहता था। ये उपचुनाव आम चुनाव नहीं है, उपचुनाव नहीं है, मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। हर चुनाव में परिस्थितियां पैदा होती हैं जब एक दल सोचता है कि क्या परिणाम रहेगा। कभी तो सोचते हैं कि हम हार रहे हैं, कभी सोच रहे हैं हम पिट रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी को ये एहसास हो रहा है कि वह हार नहीं रहे, वो तो पिट रहे हैं। इसीलिए वो ध्यान मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो चुनाव के असली मुद्दे हैं मध्य प्रदेश के 15 साल के कार्यकाल के पिछले 7 महीनों में, इससे लोगों का ध्यान मोड़ना चाह रहे हैं। ध्यान मोड़ने के लिए कुछ भी बोल दो, कुछ भी कह दो, मैं उन्हें इसमें सफल नहीं होने दूंगा। तो इसमें कहते मैंने असम्मानित बात करी। कौन सी असम्मानित? मैं सम्मान करता हूं महिलाओं का, मैं सम्मान करता हूं। और अगर कोई सोचता है असम्मानित बात हुई, मुझे इस बात का खेद है। पर यह कह देना कि ये महिलाओं का अपमान हो गया, सब महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, इसमें कोई शक है। बोलते बोलते मैंने कहा, मुझे नाम नहीं याद था, स्वाभाविक है कि सबके नाम नहीं याद रहते। मैंने कहा कि जो बात कही कह दिया। और ये आइटम लोकसभा में आता है, विधानसभा में आता है। आज मैं कार्यक्रम में जाता हूँ, आइटम नंबर 1 होता है, कोई ये माला पहनाएगा, आइटम नंबर 2 होता है। ये क्या असम्मानित है? पर ये मुद्दा बनाना चाहते हैं जनता का ध्यान मोड़ने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए, जनता को बरगलाने के लिए। क्यों? ये जानते हैं ये हार नहीं रहे, ये पिट रहे हैं इस चुनाव में। ये कारण है। आपको लगता है ये मुद्दा आगे सस्टेन करेगा या? देखिए, ये जनता समझदार है। शिवराज सिंह ने 15 साल काट लिए कहते हुए कि मैं मामा हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, इस तरह की कलाकारी करते रहे। अब ये नहीं चलने वाली, आम जनता समझ गई है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखी सीएम शिवराज सिंह चौहान की चिट्ठी का जवाब पूर्व सीएम कमलनाथ ने दिया है। शिवराज को भेजे पत्र में कमलनाथ ने लिखा है कि आपने झूठ को बढ़ा चढ़ाकर रेखांकित किया। मैंने डबरा की सभा में कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं की है। कमलनाथ ने शिवराज पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। आगे कमलनाथ ने लिखा कि आपके 15 साल की सरकार में मध्य प्रदेश महिला अपराध में शीर्ष पर रहा है। कोरोना काल में भी प्रदेश में बेटियों के साथ दर्दगी की घटनाएं सामने आई हैं। कमलनाथ ने लिखा कि आपका पत्र वोट पाने की राजनीति से प्रेरित है। मैंने अपनी 40 साल की राजनीति में सदैव महिलाओं का सम्मान किया है। कमलनाथ ने लिखा कि आपकी पार्टी के केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश के मंत्री बिसाहू लाल सिंह ने महिलाओं को लेकर टिप्पणी की है। अच्छा होता कि आप अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस मामले में पत्र लिखते और प्रदेश की महिलाओं से क्षमा याचना कर वास्तविक मौन व्रत रखते। साथ की बड़ी बात में आज के लिए बस इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में खबरों का बुलेटिन। हमार पानी हमार गोड़ श्रवण के साथ।